हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं, जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर एसएससी जीडी के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है एसएससी जीडी का कैप्सूल। और इस कैप्सूल सीरीज में हम आपको दो सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं। चंदन सर आपको जीएस पढ़ा रहे हैं और मैं आपको हिंदी। और हिंदी की जो हमारी सीरीज है उसका ये तीसरा पार्ट है। और जिन बच्चों ने पहली दो क्लासेस नहीं देखी हैं वो दोनों क्लासेस को देख लेना। उन दोनों क्लासेस में भी मैंने आपको विलोम शब्द ही पढ़ाए हैं और ये भी क्लास आपकी विलोम शब्द की है। और ये जो क्लास है ये विलोम शब्द यहीं पर हम समाप्त करेंगे और इसके बाद इस क्लास के बाद जो आपको अगली क्लास मिलेगी वो आपको अगले टॉपिक से मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे आज की जो हमारी क्लास है ये विलोम शब्द का तीसरा पार्ट है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर पार्ट में 20-20 इंपॉर्टेंट जो विलोम शब्द हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, वो भी कैसे अर्थ सहित, है ना, पूरे अर्थ के साथ पूरे डिस्क्रिप्शन से मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। और जैसा कि अगर आपने क्लासेस रेगुलर देखी होंगी तो आपको पता होगा कि उन शब्दों के अर्थ के साथ साथ आपको सिर्फ विलोम शब्द ही नहीं बल्कि पर्यायवाची हो गए, है ना, और जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरीके के आपके टॉपिक भी साथ ही साथ तैयार होते जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्लासेस को लगातार देखते रहना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी क्लास। और जो हमारा आज का पहला शब्द है वो है बच्चे आपका दुर्बोध। ठीक है, शब्द क्या है, दुर्बोध। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको अर्थ सहित सारे शब्दों के विलोम शब्द बता रही हूँ। तो जो पहला शब्द है आपका दुर्बोध, इसका अर्थ क्या होता है? तो बच्चे इसका अर्थ होता है जिसको आसानी से समझा ना जा सके, यानी कि जिसको हम सरलता से नहीं समझ सकते हैं, जिसको हमें समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं दुर्बोध। तो इसका जो विलोम होगा ये हो जाएगा बच्चे आपका सुबोध। क्या हो जाएगा? सुबोध। ठीक है, दुर्बोध का जो विलोम शब्द क्या होगा वो हो जाएगा बच्चे आपका सुबोध। सुबोध यानी कि जिसको जानना बहुत आसान हो, जिसको हम आसानी से जान सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका वर्ड है, अगला शब्द है बच्चे आपका उन्मूलन, है ना, उन्मूलन। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? और इसी के साथ मैंने आपके लिए दूसरा शब्द भी यहाँ पर लिखा है, उन्मीलन। बहुत से बच्चों को इन शब्दों में भी कंफ्यूजन रहता है ना। सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर माँ पे बड़े ऊ की मात्रा है और नीचे वाले शब्द में माँ पर बड़ी ई की मात्रा है। और दोनों पे मात्राएं बदलने से क्या हो रहा है, अर्थ में भी अंतर हो रहा है। कैसे देखना, यहाँ पर उन्मूलन इसका मतलब होता है किसी चीज को जड़ से हटाना। ठीक है, किसी चीज को जड़ से हटा देना, खत्म कर देना। तो इसका भैया विलोम जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा आपका रोपण। ठीक है, रोपण जैसे पौधे रोपण किए जाते हैं, यानी कि किसी चीज को जड़ से लगाना। ठीक है, तो उन्मूलन का क्या हो गया, रोपण हो गया। इसी तरीके से अगला जो आपका शब्द है ये है आपका उन्मीलन। अब यहाँ पर जो उन्मीलन है बच्चे इसका अर्थ बदल जाएगा। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है खुलना। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपकी आंखें उन्मीलन हो रही हैं। उन्मीलन यानी कि आपकी आंखें खुल रही हैं, आंखों का खुलना, आंखों का उन्मीलन होना। ठीक है, तो इसका जो विलोम बनेगा वो बच्चे बनेगा निमीलन। क्या बनेगा? निमीलन। जैसे अभी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अभी मेरी आंखें खुली हुई हैं, है ना, ध्यान से देखना, डरना नहीं। मेरी आंखें खुली हुई हैं। अब मैं जैसे ही आंख ऐसे पलक झपकाती हूँ तो मेरी आंखें निमीलन हो गई, यानी कि आंखें बंद होना। या फिर हम फूल के सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे फूल का खिलना, तो फूल का उन्मीलन होना। ठीक है, फूल का उन्मीलन होना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शब्द है ये है बच्चे आकुंचन। आकुंचन जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है संकुचन, यानी कि चीजें सिकुड़ना। ठीक है, आकुंचन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, सिकुड़ना। तो इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा बच्चे प्रसारण। क्या हो जाएगा? प्रसारण यानी कि फैलना। ठीक है, आकुंचन यानी कि संकुचन यानी कि सिकुड़ना, तो इसका विलोम क्या बनेगा? प्रसारण, जिसका अर्थ क्या होता है, फैलाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो बच्चे हमारा शब्द है वो है व्यष्टि। ठीक है, व्यष्टि, पहले हम इसका जानेंगे कि इसका विलोम क्या है। तो ये होता है बच्चे आपका समष्टि।
ठीक है, क्या है? व्यष्टि का समष्टि। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? व्यष्टि हम कह सकते हैं एक तरीके से एक व्यक्ति के सेंस में, ठीक है, यानी कि किसी एक इकाई के बारे में बात कर सकते हैं, और समष्टि समस्त इकाइयों को लेकर के, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे अगर अर्थशास्त्र के क्षेत्र से होंगे तो उनको पता होगा अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट सकते हैं, एक आपका होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब जैसे हम समझे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? व्यष्टि का मतलब जैसे किसी परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि परिवार का अर्थशास्त्र है, किसी घर का अर्थशास्त्र है ना, किसी मोहल्ले का, यानी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब समष्टि यानी कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, है ना, पूरे देश की अर्थव्यवस्था। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? किसी छोटी इकाई की अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये शब्द जो है व्यष्टि, इसका विलोम क्या होगा? समष्टि। क्लियर है? ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बच्चे हमारा शब्द है ये है आपका प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी कि जो चीज नेचुरल है, तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा आपका कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम। कृत्रिम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैन मेड, यानी कि जो चीजें मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं उनको हम कृत्रिम कहते हैं। जैसे झील आपने सुनी होगी, कृत्रिम झील, है ना, और जैसे नदियां हैं, समुद्र हैं, ये क्या है? आपके प्राकृतिक हैं। यानी कि जो बाय नेचर पहले से बने हुए हैं वो आपकी प्राकृतिक चीजें हैं, और जो चीजें इंसानों ने बनाई हैं उन चीजों को हम क्या कह देते हैं? कृत्रिम कह देते हैं। क्लियर है? जैसे कृत्रिम उपग्रह होते हैं। उपग्रह यानी कि जैसे अलग अलग देशों के द्वारा सैटेलाइट स्थापित की जाती है पृथ्वी की कक्षाओं में, तो उनको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे जो हमारा शब्द है ये है सामान्य। सामान्य का मतलब होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। तो सामान्य का जो विलोम बनेगा वो क्या क्या बनेगा? देखिए, सामान्य मतलब साधारण, नॉर्मल सा। तो इसके लिए हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं, एक तो आपका विशिष्ट, ठीक है, दूसरा इसके लिए हम एक और शब्द प्रयोग कर सकते हैं विशेष, या फिर अनूठा, या फिर अनोखा। इस तरीके के जो पर्यायवाची शब्द हैं इनमें से आपको जो भी मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? सामान्य शब्द का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। बच्चे जैसे हमने यहाँ पर कृत्रिम लिखा था प्राकृतिक का, और इसके लिए हम अप्राकृतिक शब्द का भी यूज करते हैं विलोम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। प्राकृतिक के जो विलोम शब्द है वो तो दो शब्द यूज हो सकते हैं, जैसा आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको उसी को जाकर के टिक कर देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला शब्द है ये है बच्चे आपका आलसी। आलसी कौन कौन जो कोई होगा उसको अच्छे से पता होगा आलसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आलसी जो शब्द है इसके हम विलोम की अगर बात करते हैं तो इसका विलोम बनेगा उद्यमी, परिश्रमी, मेहनती, ठीक है, या फिर कर्मठ। इस प्रकार के शब्दों में आपको अगर पूछा जाता है आलसी का विलोम शब्द, तो इन शब्दों में से आपको जो भी शब्द दिया जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चे ध्यान रखना, पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ शब्द दिया जाए और उसी का विलोम शब्द आपसे पूछ लिया जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है ये चीज कि जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका पेपर चैलेंजिंग होगा तो वो इस तरीके से बना देते हैं कि शब्द जो है वही आपस में घुमा फिरा के देते रहते हैं। यानी कि हो सकता है आपको सबका मीनिंग एक जैसा लग रहा हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर जो आपका शब्द क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो संज्ञा शब्द है तो आपका उत्तर भी संज्ञा शब्द में ही सही होगा। ठीक है, अगर आपका शब्द विशेषण है, कौन सा? क्वेश्चन वाला शब्द, तो आपको जो टिक करना है आंसर वो भी आपका विशेषण के रूप में ही होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? कभी आपको मैचिंग में भी दे दिए जाते हैं विलोम शब्द कि आपको जैसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों में अलग अलग जो शब्द हैं उनके विलोम दिए जाते हैं। कभी पूछा जाता है कि इनमें से शुद्ध विलोम शब्द छांटिए, और कभी पूछा जाता है इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। कुल मिला के बस पढ़ने का तरीका यही सबसे अच्छा है कि बस आप चीजों को याद करने लग जाओ, वो भी शब्दों के अर्थ के साथ, तो आपको हिंदी के वोकैबुलरी में कोई भी समस्या नहीं होगी। और तरीका यही है, बस आपको क्या करना है, मैंने ठान लिया है कि आपको वोकैबुलरी बहुत जल्द पूरी करा दूंगी। ठीक है, बस आप हमारे चैनल पर
लगातार देखते रहना, हमारी क्लासेस को लगातार देखते रहिए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल का नाम क्या है? चंदन सर कानपुर। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको क्या करना है, जो चैनल है यानी कि जो हमारी क्लासेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों जो हमारा शब्द है, अगला शब्द है आध्यात्मिक, ठीक है। क्या है शब्द? आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक का अगर हम विलोम की बात करते हैं तो बच्चे विलोम शब्द इसका बनेगा भौतिक। क्या बनेगा? भौतिक। आध्यात्मिक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो आत्मा या फिर परमात्मा से संबंध रखता है, यानी कि उसे सांसारिक चीजों से मतलब नहीं रह जाता। जैसे हमने पिछली क्लास में एक शब्द पढ़ा था योगी, ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आध्यात्मिक का जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? भौतिक या फिर सांसारिक। अब इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो सांसारिक जो सुख भोग भोग रहा है वो आपका सांसारिक हो गया, और आध्यात्मिक यानी कि जिसने सांसारिक जो चीजें हैं उनको छोड़ दिया है, सिर्फ परमात्मा में लीन हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिक कहा जाता है। जैसे कहते नहीं है आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो, यानी कि उनने घर परिवार रिश्ते नाते सब छोड़ दिए हैं, जो भी मोह माया है सब दुनिया की सब छोड़ दी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो आध्यात्मिक शब्द है इसका क्या हो जाएगा? विलोम भौतिक और सांसारिक। अगला बच्चों हमारा शब्द है निषेध। क्या है? निषेध। निषेध का मतलब होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। तो इसका जो विलोम बनेगा ये बनेगा बच्चे आपका विधि, ठीक है। विधि यानी कि विधि का मतलब होता है नियम, यानी कि जिस चीज को हम नहीं टाल सकते। विधि मतलब होता है नियम, जो चीज बन चुकी है। जैसे कहते नहीं विधि का विधान है ना। विधि का विधान, जो चीज होनी है वो होकर के रहेगी। अगर हम अपनी जैसे जबरदस्ती हम कह रहे हैं कि नहीं हम उस चीज को नहीं करेंगे, तो वहां पर निषेध की स्थिति पैदा होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला बच्चे हमारा शब्द क्या है? अपव्यय। शब्द कौन सा है? अपव्यय। इसका मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची, यानी कि जो बहुत ज्यादा खर्च करता हो तो हम उसको कहते हैं अपव्ययी कहते हैं, और जो कम खर्च करता है उसको हम कहते हैं मितव्यय। क्या कहते हैं बच्चे? मितव्यय। व्यय जो शब्द है इसका मतलब ही होता है खर्चा, ठीक है। अगर हम व्यय शब्द की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चे? खर्चा करना, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ व्यय शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप इसका लगाएंगे अर्जन। क्या लगाएंगे? अर्जन। अर्जन जिसका अर्थ होता है कमाना। क्या मतलब होता है? कमाना। व्यय का मतलब खर्चा करना और अर्जन का मतलब क्या होता है? कमाना होता है। तो अपव्यय जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, फिजूल खर्ची है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मितव्यय, यानी कि जो बहुत कम खर्चा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शब्द है ये है बच्चे उत्थान। उत्थान का मतलब क्या होता है? उत्थान का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। उत्थान का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो इसका जो विलोम बनेगा वो बनेगा पतन। पतन मतलब नीचे गिरना, ठीक है। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। अगला शब्द है हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो चीज हमें सीधी तरीके से दिखाई दे जाती है या जो चीज हमें डायरेक्ट दिख रही है, जैसे प्रत्यक्ष को हम इंग्लिश में डायरेक्ट कहते हैं, तो इसका विलोम बनता है बच्चे परोक्ष, ठीक है। परोक्ष यानी कि जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, जो हमारी आंखों से ओझल हो चुका है, जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्टली जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए अगर हम बात करें कि प्रत्यक्ष यानी कि खुशी, तो जैसे खुशी जो है वो परोक्ष है ना। जैसे हम कह सकते हैं जो आपके विशेषण शब्द होते हैं, कौन से? भाववाचक विशेषण, तो वो जो शब्द हैं वो आपके कैसे होते हैं? परोक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। प्रत्यक्ष यानी कि जो हमें सामने से दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष है। जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, कोई चीज डायरेक्ट नहीं दिख रही है, उस चीज को हमें फील करना है, ठीक है, हमें उस चीज को महसूस करना है, तो वो चीज आपकी क्या होती है? परोक्ष होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला आपका शब्द है गौरव। गौरव जिसका अर्थ होता है महान या बड़ा, बड़प्पन, इस तरीके के इसके अर्थ निकलते हैं, तो बच्चे इसका हो जाएगा लाघव। लाघव मतलब होता है छोटा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला शब्द है निंदा। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना। क्या होता है? किसी की बुराई करना। तो इसका बच्चे बनेगा स्तुति। स्तुति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, किसी की तारीफ करना। निंदा मतलब किसी की बुराई करना, है ना, और स्तुति मतलब किसी की प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे आपका शब्द है पाश्चात्य।
क्या है? पाश्चात्य। ये जो शब्द है इसका अर्थ सबसे पहले समझिए। पाश्चात्य का मतलब होता है जिनका संबंध पश्चिमी देशों से, जैसे हम पश्चिमी देशों से या पश्चिमी जो दिशा है उससे हम समझ सकते हैं। तो पाश्चात्य का मतलब है पश्चिमी दिशा की हम बात कर रहे हैं, तो इसका बनेगा आपका पौर्वात्य। क्या बनेगा? पौर्वात्य। ठीक है। पौर्वात्य के अलावा भी आपको कुछ ऐसे शब्द हैं जो इससे मिलते जुलते मिल सकते हैं, जैसे कि पौरस्त्य, पौरस्त्य या पूर्वी, है ना। इनका मतलब क्या है? जो पूर्व दिशा से संबंधित है वो आपका पौर्वात्य, पौरस्त्य या फिर पूर्वी, और जो पश्चिमी दिशा से संबंधित है वो आपका क्या है? पाश्चात्य। जैसे संस्कृति बोलते हैं ना, कल्चर, जैसे वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पाश्चात्य संस्कृति, यानी कि जो पश्चिमी दिशा के देशों की संस्कृति हमारे यहाँ पर जैसे अपना ली गई है, क्योंकि पश्चिमी जो देश हैं वो हमारे भारत में आए थे पिछले कुछ समय पहले। जैसे आपको पता होगा अंग्रेजों ने यहाँ व्यापार शुरू किया था, उसके बाद शासन किया है। जब शासन किया तो क्या हुआ? पाश्चात्य संस्कृति का हमारे देश पर असर हुआ, यानी कि पाश्चात्य का मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। पाश्चात्य जो शब्द है इसका मतलब पश्चिमी दिशा से है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उद्धत। उद्धत का मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट यानी कि जैसे बहुत ज्यादा अक्खर टाइप का है, ठीक है, उसका जो स्वभाव है बिल्कुल भी सौम्य नहीं है, तो इसके लिए जो हम विलोम लिखेंगे वो आपका हो जाएगा विनीत। ठीक है, विनीत। उद्धत का क्या बनेगा? विनीत। या फिर इसके लिए हम कुछ और भी शब्द हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपका सौम्य हो गया। ठीक है, या फिर उद्धत का अपोजिट हम अनुद्धत भी लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे, इनमें से आपको जो भी ऑप्शन मिले आपको उसको टिक कर देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला शब्द है हमारा रुग्ण। रुग्ण का मतलब होता है रोगी। क्या होता है? रोगी। और रोगी का विलोम शब्द भी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। क्या होता है बच्चे? निरोगी, है ना। निरोगी यानी कि इसको हम स्वस्थ भी कह सकते हैं। रुग्ण या रोगी कौन होगा? जो किसी रोग से ग्रसित हो। रोग का मतलब कोई भी बीमारी है, जैसे कैंसर की बीमारी हो गई, है ना, तो जैसे डायबिटीज बीमारी हो गई, तो वो डायबिटीज से ग्रसित है तो वो डायबिटीज का रोगी है, कैंसर का रोगी है, तो वो रोगी हो गया। और जो स्वस्थ है, जैसे किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है, वो कैसा व्यक्ति होगा? स्वस्थ व्यक्ति होगा। ठीक है, तो आपका स्वस्थ हो जाएगा और निरोगी हो जाएगा इसका विलोम शब्द। क्लियर है? आगे सृष्टि। सृष्टि का मतलब क्या होता है? सृष्टि का मतलब होता है निर्माण। सृष्टि यानी कि जिस चीज का निर्माण किया जाए, जैसे सृष्टि का निर्माण किया जाता है, तो इसका बच्चे हो जाएगा प्रलय। सृष्टि जो शब्द है इसका अर्थ है निर्माण, और प्रलय का अर्थ है सब कुछ खत्म, है ना। सृष्टि का जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? प्रलय, यानी कि सब कुछ खत्म। क्लियर है? आगे जो हमारा अगला शब्द है ये है बच्चे ह्रस्व। ह्रस्व इसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो इसका विलोम क्या बनता है? दीर्घ। जैसे अगर आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उसमें जो आपके स्वर होते हैं उनको दो प्रकार से बांटा जाता है मात्रा के आधार पर। कौन कौन से? एक होता है आपके ह्रस्व स्वर और एक होते हैं आपके दीर्घ स्वर। वैसे तो हम उनको तीन प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन हमें हिंदी भाषा में हमें दो ही पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वरों का जो विभाजन किया गया है मात्राओं के आधार पर वो दो तरीके से किया गया है, ह्रस्व स्वर और आपके दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जो छोटे होते हैं, यानी कि छोटी मात्रा वाले, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, है ना, और री से ऋषि, ये आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर में जो भी आपके बड़े स्वर हैं जो छोटे स्वरों से मिल करके बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि बड़ा। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला, जैसे बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे जो 20 विलोम शब्द है वो कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन मुझे एक इसमें से और इम्पोर्टेंट विलोम शब्द लिखा जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया आपके लिए, ऋजु। ये आपका पेपर में कई बार पूछा भी गया है ना। ऋजु जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साधारण, सीधा साधा, सरल। ठीक है, जैसे ऋजु का आपने कई बार विलोम शब्द पढ़ा होगा वक्र। वक्र जो कि घूमा हुआ है, टेढ़ा है। ऋजु समझ सकते हैं, जैसे ऋजु रेखा बोलते हैं ना, यानी कि सरल रेखा, सीधी तरीके से। अब इसी रेखा को अगर हम इस तरीके से घुमा देते हैं तो ये वक्राकार में हो गई, यानी कि घूम गई, टेढ़ी हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से एक आपसे अगर ऑप्शन में वक्र ना दे करके और आपसे कौन से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो बच्चे ऋजु के लिए हम कुटिल शब्द भी इसका विलोम शब्द कह सकते हैं। ठीक है, ऋजु मतलब जो स्वभाव से सीधा है, साधारण है, सरल है, और कुटिल जो कि दुष्ट है।
है ना, जिसका जो स्वभाव है वो बहुत टेढ़ा है, कुटिल है, जैसे कुटिल है यानी कि बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति कह सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चे ये जो हमारी आज की क्लास में जो हमारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द थे इनको हमने डिस्कस किया है, और साथ ही साथ इन आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने आपको शब्द कराए हैं सिर्फ आपके वो 20-21 शब्द नहीं है, बल्कि आपने बहुत सारे शब्दों के अर्थ जाने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की अमेजिंग और बेहतरीन क्लास के लिए आप सभी को क्या करना है, अगर सबसे पहले तो काम क्या करना है, क्लास अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाइक का बटन दिया है इसको लाइक कर देना। ठीक है, अच्छी नहीं लगे तो बता देना, नहीं तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो इससे ये पता चल सकता है कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और क्लासेस कैसी लग रही हैं उसके लिए आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी विशेष इच्छा है कि आप आगे कोई जो टॉपिक जिसको आप प्रायोरिटी ज्यादा देना चाहते हो तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अगर आपकी ज्यादा डिमांड आएगी तो हम क्या करेंगे, हम उसी टॉपिक को पहले उठा लेंगे। क्लियर है? तो अब क्या करना है, बस आपको मैंने पहले भी बता दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है अभी तक तो, और अगर कर लिया है तो उसको शेयर कर देना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।